हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस एंड रीसेंट ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो अपनी फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसका विश्व क्षेत्र क्या है। तो आज की वीडियो अपनी रहेगी इम्पोर्टेंस और रीसेंट ट्रेंड्स पर। तो हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। तो वही इंट्रोडक्टरी पार्ट में वहीं आ जाएगा सेम जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है। Economic geography is a branch of human geography. Human geography branch है that studies how economic activity are distributed over the earth surface. इसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं कि जो अपनी आर्थिक गतिविधियां हैं, जो प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गई, टर्शरी हो गई, जो एक्टिविटीज़ है, कार्य है, गतिविधियां हैं, वो अपनी अर्थ सरफेस पर किस प्रकार से वितरित है, कहाँ पर किस प्रकार की एक्टिविटी की जाती है, उसका अध्ययन करते हैं। एंड हाउ पीपल यूज़ एंड मैनेज रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स, और जो लोग हैं वो अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए किस प्रकार से रिसोर्सेज का यूज करते हैं। इट एग्जामाइन द स्पेशियल इट एग्जामाइन द स्पेशियल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये क्या स्टडी करता है? स्थानिक रिलेशनशिप स्टडी करता है, जो क्या प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन की डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में है। ठीक है, वो स्टडी करता है। इन रिलेशनशिप टू जियोग्राफिकल फीचर्स फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी एंड रिसोर्स। जो अपने जो जियोग्राफिकल फैक्टर है वो किस प्रकार से जो अपनी एक्टिविटीज़ है उनको कैसे प्रभावित करते हैं, उनका स्थानिक वितरण है उसको कैसे इफेक्ट करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक जियोग्राफी हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ जियोग्राफी इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक लाइफ। इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि जो अपने अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि जो जियोग्राफिक कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक लाइफ को, जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उसको। इन टर्न हाउ ह्यूमन इकोनॉमी एक्टिविटी मॉडिफाई द नेचुरल एनवायरनमेंट, और जो मनुष्य जो इन्वायरमेंट की गतिविधियाँ करता है, आर्थिक गतिविधियाँ करता है, वो कैसे हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो मनुष्य ने एग्रीकल्चर की है। ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए वो क्या करता है, तो कहीं पर जंगल है तो उसने जंगल को काट लिया, जिसके कारण क्या हुआ, डिफोरेस्टाइजेशन हो गया। क्या हुआ, वनों को काट दिया, जिस कारण क्या है, जंगल को काटा एग्रीकल्चर की, तो उससे क्या है, जंगलों का ह्रास हुआ। ठीक है, और क्या क्या उसने, अगर उसको कोई लकड़ी चाहिए या कुछ फर्नीचर बनाना है तो वो क्या वनों को काट देगा। अगर उसे कुछ पानी फ्लड वगैरह को रोकना है तो वो डैम बनाएगा तो उससे क्या होगा, जो सोइल है, सोइल डिग्रेडेशन होगा, मृदा का ह्रास होगा। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। इम्पोर्टेंस क्या है, अपना मेन टॉपिक अब स्टार्ट हुआ है इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद। तो इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। आर्थिक भूगोल की महत्वता। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट। तो हम इकोनॉमिक जियोग्राफी का अध्ययन क्यों करते हैं, इसके द्वारा हमें मनुष्य और जो पर्यावरण के बीच जो रिलेशन है उसका पता चलता है कि मनुष्य ने कैसे पहले पर्यावरण के अनुकूल था, जो पर्यावरण ने चाहा वो किया, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास हुआ तो उसने पर्यावरण पर विजय प्राप्ति की और अपनी ओर से नए नए इन्वेस्टिगेशन की, कुछ खोजें की, रिसर्च की, तो उसने पर्यावरण से ऊपर जाकर अपना कार्य करना शुरू किया। ठीक है, ये आ जाएगा इसके अंदर। पहले मनुष्य को जैसा पर्यावरण देता था वैसा अडेप्ट कर लेता था, ले लेता था, लेकिन जैसे जैसे उसमें समझ आई, बुद्धि का विकास हुआ, तो उसने खुद का दिमाग चलाना शुरू किया और फिर क्या है, नई नई चीज़ों का आविष्कार किया और प्रगति की। ठीक है, इसमें क्या है, इकोनॉमिक जियोग्राफी इज हेल्प अस एनालाइज हाउ ह्यूमन अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक पर्पज। जो मनुष्य है वो कैसे पर्यावरण को अडेप्ट करता है अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए, अपने जो आर्थिक जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेता है। जहाँ पर जैसे इन्वायरमेंटिक कंडीशन होगी, क्लाइमेट होगी, सोइल होगी या टोपोग्राफी होगी, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर कार्य करेगा। अगर एग्रीकल्चर मान लो, जो अपना इंडिया का रीजन देखते हैं, अपने इंडिया के रीजन्स में अगर हम पहाड़ी एरिया में देखें तो वहाँ की जो एग्रीकल्चर टाइप है वो अलग है, गंगेटिक एरिया में अलग है, और सौथर्न अपने जो
अपने एरिया है वहाँ पर अलग टाइप की एग्रीकल्चर की जाती है, क्योंकि क्या है वो वहाँ पर लोगों ने अडेप्ट कर लिया अपने इकोनॉमिक पर्पज से। जैसे कि असम वगैरह पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर चाय की ज़्यादा खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो उसके लिए अनुकूल है चाय की खेती के लिए। जो गंगा का मैदान है अपना, ब्रह्मपुत्रा का मैदान है, वहाँ पर क्या है पानी की ज़्यादा मात्रा होती है, इसलिए चावल के लिए बेस्ट है, वहाँ पर चावल की खेती की जाती है। और जो अपना उधर गुजरात साइड वाला एरिया हो गया, यहाँ की सोइल क्या है, अच्छी है, जलोढ़ है, तो यहाँ पर क्या है, गेहूँ और कपास की कृषि की जाती है। काली मृदा है, इसलिए यहाँ पर कपास की कृषि के लिए सूटेबल है, जो महाराष्ट्र का रीजन हो गया ये। फॉर एग्जाम्पल पीपल इन फर्टाइल प्लान्स फोकस ऑन एग्रीकल्चर। जो फर्टाइल प्लान्स है वहाँ पर फोकस किस पर करते हैं, एग्रीकल्चर पर, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होगी, उपजाऊ जो होगा जमीन होगी, तो उससे उनको कृषि में फायदा होगा। विल दोज इन हिली एरिया में डिपेंड ऑन माइनिंग और टूरिज्म। जो अपने हिली एरिया अपने इंडिया में या कहीं पर भी हम देखते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर करना किसी डेंजर से खाली नहीं है या खतरा है वहाँ पर, यानी कि बहुत ही रिस्की काम है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट होने की बहुत कम संभावना होती है, इसलिए वहाँ पर टूरिज्म का डेवलपमेंट किया। और क्या माइनिंग पर डिपेंड रहते हैं, टूरिज्म के थ्रू ही वहाँ पर क्या है सब कुछ विकास होता है, या जो उनका क्या है घर चलता है। दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और क्या ये हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने में भी हेल्प करता है। ये यहाँ पर लाइन ए ऐसे ही है, ठीक है। सेकंड है इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड डेवलपमेंट। और जो अपने इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड डेवलपमेंट, इसमें हमारी हेल्प करता है। हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की स्टडी करके हमें ये पता चलता है कि कौन सी क्लाइमेट, कौन सी टोपोग्राफी है, कौन से फैक्टर है जो अपने इंडस्ट्री के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। क्या लेबर कहाँ पर ज़्यादा मिल रही है, तो हम इंडस्ट्री उसी के अकॉर्डिंग अपनी लगाएंगे। जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा अपनी इंडस्ट्री की, वहीं लगाएंगे, सेटअप करेंगे। इंडस्ट्रीज आर नॉट सेटअप रैंडमली। ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज को हम सेटअप ऐसे नहीं करते रैंडम। देयर लोकेशन डिपेंड्स ऑन जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। जो इकोनॉमिक और जियोग्राफिकल फैक्टर्स है वो अपनी जो लोकेशन है अपनी इंडस्ट्री की उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल होगा, कच्चा माल हो गया, कच्चा माल अफेक्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होगी, जहाँ पर परिवहन की सुविधा नहीं होगी तो वहाँ पर कौन इंडस्ट्री लगाना पसंद करेगा। लेबर अच्छा मिले, श्रमिक सस्ता मिले। पावर सप्लाई, जहाँ पर बिजली की आपूर्ति 24 आवर हो, 24 घंटे हो, मार्केट पास में हो, तो हम ये क्या है ये फैक्टर्स देखेंगे जहाँ पर हमें ये अच्छी मात्रा में मिल रही है, मतलब रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, अच्छे श्रमिक स्किल लेबर हो, पावर सप्लाई अच्छी हो, मार्केट पास में हो, तो वहाँ पर हम इंडस्ट्री का सेटअप होगा, क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए प्रॉफिट का काम करेगी, बढ़िया रहेगी। लेकिन जहाँ पर ये हमारी सूटेबल कंडीशंस नहीं होगी तो वहाँ पर हम इंडस्ट्री को लोकेट नहीं करेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी प्रोवाइड ए साइंटिफिक बेसिस फॉर सिलेक्टिंग सूटेबल इंडस्ट्री साइट। जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है हमारे लिए क्या है, वैज्ञानिक आधार प्राप्त करती है अपने इंडस्ट्री की साइट को सूटेबल करने के लिए या लगाने के लिए। हेल्पिंग इन बैलेंस इंडस्ट्री ग्रोथ, और किस पर बल देती है, फोकस करती है, हमारी हेल्प करती है कि बैलेंस इंडस्ट्री ग्रोथ हो। बैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ कब होगी, जब हम इन सब फैक्टर्स को एनालाइज करके अपने इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे। एंड रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है उनको क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। क्योंकि अगर किसी एरिया में इंडस्ट्री लगेगी तो वो वहाँ पर मान लो कोई लोग हैं, लेबर्स हैं, उनको क्या काम मिलेगा, काम मिलेगा तो क्या है उनकी भी क्या है पॉवर्टी खत्म होगी और रीजनल डिस्पैरिटी में कमी आएगी, ठीक है। और थर्ड अपना स्टडी ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्टडी करती है कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर गोल्ड की खानें पाई जाती है, कहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, कहाँ पर जंगल है, कहाँ पर फर्टाइल लैंड पाए जाते हैं। और क्या है इसमें ये स्टडी करते हैं, हमें इसके द्वारा ये पता चलता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के थ्रू कि कौन से रिसोर्स की मात्रा कौन सी कंट्री में ज़्यादा है। ऑयल के भंडार कहाँ है, जहाँ हमें पता है रशिया में ज़्यादा है, सऊदी अरब हो गया, ठीक है। ये हमें इसके थ्रू पता चलता है। Resources such as minerals, forest, water and fertile land are not equally distributed on earth। जो ये सारे खनन हो गए, जंगल हो गए, वाटर हो गया, फर्टाइल लैंड हो गया, जो पूरी अर्थ है अपनी वर्ल्ड वाइड, वहाँ पर क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये सारी जगह क्या है अलग अलग है। लेकिन जो अपना इंडिया है वहाँ पर इन सब की वेराइटी पाई जाती है इन द कंटेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडी वेयर एंड वाई रिसोर्सेज आर लोकेटेड इन सर्टन एरियाज।
इसमें हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम स्टडी करते हैं कि वेयर एंड वाई रिसोर्सेज आर लोकेटेड इन सर्टेन एरिया, जो रिसोर्सेज है वो क्यों और कहाँ मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, लोकेटेड है, क्यों है वहाँ पर लोकेटेड, उसके पीछे का रीजन क्या है, कहाँ पर है, ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं। हाउ दे कैन बी बेस्ट यूज, और उनका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं। दिस हेल्प countries and planners make economic policies based on their resources potential, और जो है कंट्रीज है ना और जो प्लानर्स है उनकी हेल्प करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के, उनके पास जो रिसोर्स की मात्रा है, ठीक है, रिसोर्स की क्षमता के अकॉर्डिंग क्या है एक कंट्री अपने जो है पॉलिसीज का निर्माण करती है। जिसके पास जो रिसोर्स ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो उसको बाहर भेजेगा और उससे प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करेगा। तो हम इसकी हेल्प से ये स्टडी करते हैं, हमें ये पता चलता है। फोर्थ है एग्रीकल्चर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक जियोग्राफी में प्राइमरी एक्टिविटी का स्टडी करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी में जो एग्रीकल्चर है क्या है, एक्टिविटी है एक टाइप की। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमें पता चलता है कहाँ पर फर्टाइल लैंड है, कहाँ पर सूटेबल क्लाइमेट है कौन सी एग्रीकल्चर के लिए, और हम उसके क्या क्या नीड्स है जो हम उसकी एग्रीकल्चर को और अच्छे से बना सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट गेन करते हैं, ये पता चलेगा हमें। तो ये क्या, एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री या इकोनॉमी। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है यानी कि डेवलपिंग जो ना तो ज़्यादा विकसित है और ना जो क्या है पिछड़ी है, यानी कि जो बीच है विकासशील है, जो अपना विकास कर रही है, जो इंडिया हो गया अपना, इंडिया डेवलपिंग में आता है। तो ये क्या है, इन जो ये डेवलपिंग कंट्री है उनके क्या बैकबोन है ये एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडी हाउ फैक्टर्स सच एज सोइल टाइप, जो सोइल का टाइप है, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया एंड टोपोग्राफी है, वो कैसे क्रॉप के पैटर्न को अफेक्ट करती है, क्योंकि ये जो सारी है ना क्रॉप के पैटर्न को अफेक्ट करती है। जैसे रबी की फसल में हम क्या बोते हैं, रबी की फसल में गेहूं हो गया अपना, सरसों हो गया, ठीक है, और जो खरीफ की फसल होगी, खरीफ की फसल में अपना कपास हो गया, गवार हो गया, इनकी इनकी खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये क्या है कि क्लाइमेट हो गई, रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सारे टोपोग्राफी है ना ये क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट करती है, और हम प्लानिंग कर सकते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी के थ्रू इनकी। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द बेस्ट क्रॉप फॉर डिफरेंट रीजन। ये क्या है, ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन से रीजन के लिए कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न अच्छा है। इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, और फूड सिक्योरिटी है जो उसको इंश्योर कर सकते हैं, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की हेल्प से। हमें पता चल जाएगा कि कौन सी एरिया में किस प्रकार की कृषि के लिए अच्छी कंडीशंस है, तो हम अपने जो है अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको क्या है बढ़ा सकते हैं। अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अपनी एग्रीकल्चर है उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमने क्या है फूड सिक्योरिटी क्या है अच्छी होगी, उसमें खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वी कैन नो विच सरफेस और सोइल इज सूटेबल फॉर डिफरेंट टाइप क्रॉप, और हम ये जानते हैं कि कौन सी जो सरफेस हो गई धरातल है और या सोइल है वो कौन सी टाइप की क्रॉप के लिए सूटेबल है, ठीक है। एंड फिफ्थ है इम्पोर्टेंस ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या इकोनॉमिक ज्योग्राफी हेल्प करता है, तो अपनी गुड्स एंड सर्विस है उसमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारी जो गुड्स एंड सर्विस है ना, जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग या जो भी सामान बना हुआ है हम उसको ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही एक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजते हैं या उसका आयात या निर्यात करते हैं। ट्रेड क्या है, अगर हमें पता चलेगा कि कौन सी कंट्री या कौन से क्षेत्र में किस वस्तु की ज़्यादा मांग है तो हमें उसमें वह वस्तु परिवहन कर देंगे, ठीक है, ये हम पता करते हैं इसके द्वारा, महत्व है ये। इकोनॉमिक जियोग्राफी एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। ये क्या फ्लो को एक्सप्लेन करता है गुड्स एंड सर्विस का, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब जो देता है और प्रोड्यूसर जो बेचता है, यानी कि जो भेज रहा है, कंज्यूमर जो ले रहा है। जैसे एक व्यक्ति ने यहाँ से चावल भेजे दूसरे व्यक्ति को, तो जो चावल भेज रहे वो कौन है, प्रोड्यूसर है, और जो यूज़ कर रहा है जिसने लिए वो कौन है, कंज्यूमर है, ठीक है।
एंड हाउ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क आर डेवलप्ड। और हमें ये पता चलता है कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ, कैसे डेवलप हुए। पहले के टाइम में क्या था, ट्रांसपोर्टेशन क्या था, बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी ये थे। फिर क्या है, धीरे धीरे और विकास हुआ, तो उसके बाद क्या है, साइकिल का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद मोटरसाइकिल आए, फिर उसके बाद और बड़ी बड़ी चीज़ें आई, कार आई, परिवहन के ट्रक्स वगैरह का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो पहले कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या था, बहुत कम मात्रा में था। पहले कम्युनिकेशन में क्या करते थे लोग, एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते थे, लेकिन आज के ज़माने में क्या है, फ़ोन आ गए। फ़ोन हम किसी को लाइव जाकर हम बता सकते हैं कुछ, हम ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। अगर ट्रेड के मामले में आजकल ऑनलाइन डील ज़्यादा होती है, तो वो क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के थ्रू हमें ये पता चलता है। ठीक है, इट हेल्प इम्प्रूव ट्रेड रूट। हमें इसके द्वारा क्या हेल्प करता है, इम्प्रूव करने में ट्रेड रूट्स के बारे में, जो परिवहन मार्ग है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को हम, लागत है जो वो उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी के द्वारा कि कौन से फैक्टर है जो हमारे इंडस्ट्री की लोकेशन है जो उसको अफेक्ट करते हैं, तो उससे हमारी कॉस्ट कम होगी। ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पर अच्छी मात्रा में, वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे और मार्केट पास में वहाँ पर अपना माल बेचेंगे। एंड प्रमोट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेंड। जो अपना किसको प्रमोट करेगा, जो अपना जो इंटरनेशनल हो गया और डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, दोनों को प्रमोट करेगा ये सब। तो ये हमारी इम्पोर्टेंस होगी परिवहन और व्यापार के क्षेत्र में इसकी। व्यापारियों को पता चल जाएगा कहाँ पर किस चीज़ की मात्रा है, कौन सी वस्तु को ज़्यादा रेट है, तो वो वहाँ पर अपना बेचने जाएगा और मुनाफा कमाएगा। ठीक है, सिक्स्थ इम्पोर्टेंस है रीजनल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। तो हम इसके थ्रू रीजनल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकते हैं। हमें कोई भी एरिया है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये एक्टिविटी मेन है, तो हम उसके द्वारा रीजनल प्लानिंग करने की, इकोनॉमिक प्लानिंग करने का विषय रखेंगे, यानी कि बढ़ावा देंगे कि उस एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहन देंगे कि उस एक्टिविटी को करे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। तो इससे हमारा रीजन है जो वो क्या है, ग्रो करेगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी प्रोवाइड विजुअल इन्फॉर्मेशन फॉर रीजनल एंड नेशनल प्लानिंग। क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है हमें विजुअल इन्फॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करता है रीजनल और नेशनल प्लानिंग के लिए। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई अंडर डेवलप्ड एरिया एंड सजेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। हाँ, ये क्या करता है कि हमारी हेल्प करता है क्या, आइडेंटिफाई में अंडर डेवलप्ड एरिया। जो अंडर डेवलप्ड एरिया है ना, उनको हाईलाइट करेगा। जैसे एक एरिया है, इसमें ये विकसित एरिया है, ये भी विकसित है, लेकिन इसके अंदर ये जो थोड़ा सा एरिया ये अंडर डेवलप्ड है, तो उसके हमें पता चल जाएगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी के थ्रू कि हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी कि ये एरिया यहाँ पर क्या है, अंडर डेवलप्ड है, पावर्टी है, तो ये क्या है, इसके लिए स्ट्रेटजी बनाएगा कि ये एरिया ग्रो करे, अपलिफ्टमेंट हो इसकी। ठीक है, ऐसी प्लानिंग करेगा, जिस पॉलिसीज मेकिंग करेगा जिसके द्वारा इसमें बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट आए, रिड्यूस करेगा जो कि डिस्पैरिटी को, इक्वल वो आए, इक्वलिटी आए। ठीक है, planners use economic geographic data to achieve balanced regional development and reduce economic inequality। तो प्लानर किसका यूज करेंगे, इकोनॉमिक जियोग्राफिक डाटा है ना, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, उसके द्वारा हमें पता चलेगा कि कौन सा एरिया जो है पुअर है, कौन सा रिच है। तो पुअर एरिया की हम स्ट्रेटजी बनाएंगे उसको अपलिफ्ट करने के लिए, और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट पर जोर देंगे और रिड्यूस करेंगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को। ठीक है, सेवन्थ है पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन स्टडी। तो इसके द्वारा क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अट्रैक्ट पॉपुलेशन एंड लीड टू अर्बन ग्रोथ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो किसको अट्रैक्ट करेगी, अपने पॉपुलेशन को, जनसंख्या को। दो एरिया है, ये ए एरिया है, ये बी एरिया है। यहाँ पर काम है बहुत सारा। ठीक है, यहाँ पर नई नई इंडस्ट्री लगी है अपनी, कोई भी मान लो, तो यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, तो लोग काम करने के लिए कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, पॉपुलेशन को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे है, तो क्या पॉपुलेशन का संकुल कहाँ हो गया, पॉपुलेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, उन लोगों को काम मिलेगा, और ये क्या लीड करेगी अर्बन ग्रोथ की। तो किसी शहर में अगर कोई नई नई इंडस्ट्री लगती है या कोई नई कंपनी आती है, तो वहाँ पर लोगों को काम मिलता है, तो वो क्या है, वहाँ पर लोग जाएंगे, और वहाँ पर क्या पॉपुलेशन किसको लीड करेगी, अर्बन ग्रोथ को। उस शहर की क्या जनसंख्या बढ़ेगी। मुंबई जैसे बड़े शहर में देख लो, मुंबई अपना इंडिया का शहर है, यहाँ पर क्या है, कितनी जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को काम मिलता है। कोई आईटी सेक्टर ले लो, अपना गुड़गांव हो गया,
या कोलकाता हो गया, ये एरिया ये क्या है, हम काम प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर क्या है, ये पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करते हैं, कंपनी अपने बिजनेस स्थापित करते हैं तो लोगों को यहाँ पर काम मिलता है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी हेल्प स्टडी पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन। क्या करते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमारी हेल्प करती है, पॉपुलेशन का वितरण है उसका, माइग्रेशन हो गया, लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन का, उसके प्रतिरूप के बारे में हमें सहायता मिलती है, उसकी स्टडी करते हैं हम। और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और किसके रिलेशन में, जो बेरोजगारी नहीं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है और कहाँ पर इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। तो इन दोनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन की डाटा प्रोवाइड होती है, ये हमें पता चलता है। अपना 8th पॉइंट है ग्लोबल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग। हम ग्लोबल वर्ल्ड को देखते हैं, कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विचारों का हो गया, ट्रेड हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस की क्या है, मार्केट हो रही है, कौन से देश से कौन से चीज़ें आ रही है, आयात निर्यात कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर कौन सी इकोनॉमी स्टैंड करती है, ये पता चलता है। डेवलप्ड कंट्री कौन सी है, अंडर डेवलप्ड कौन सी है, डेवलपिंग कौन सी है, कौन सी ट्रांजिशन जोन में जा रही है, ये सब हमें इकोनॉमिक थ्रू पता चलता है। In globalized world, economic geography help us understanding how different countries specialize in certain products and how global trades connect economic। और इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो डिफरेंट टाइप की जो अपनी कंट्री है वो कैसे किसी एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है, वहाँ पर वो टाइप की जो वस्तु है, उत्पादक है, वो अच्छा मिलता है, विशेष है। एंड हाउ ग्लोबल ट्रेड कनेक्ट इकोनॉमी, और जो व्यापार है, ग्लोबल ट्रेड है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो कैसे इकोनॉमी यानी कि देशों को अट्रैक्ट यानी कि कनेक्ट करता है। जो ऑनलाइन मीटिंग्स हो गई या जो वार्ता हो गई या संधियाँ हो गई, वो कैसे एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करता है, दो देशों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये पता चलता है। इट एक्सप्लेन ग्लोबल पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन कंजप्शन एंड एक्सचेंज। ये हमें पैटर्न बताता है कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, कंजप्शन कहाँ हो रहा है, एक्सचेंज किन चीज़ों का हो रहा है, ये पता चलता है। इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है इंटरनेशनल रिलेशंस की, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन कौन सी इकोनॉमिक सहयोग दे रही है, कौन सी हमारे विरुद्ध है, ये सब पता चलता है। तो 9th पॉइंट है अपना इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम इकोनॉमिक जियोग्राफी के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि हमें इकोनॉमिक जियोग्राफी के द्वारा हम डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करते हैं। तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करते हैं तो उसके द्वारा इन्वायरमेंट पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है, उसके क्या होता है, इन्वायरमेंट का ह्रास होता है, तो हम कम करने के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं या उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करने के लिए पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक जियोग्राफी प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या करते हैं, इकोनॉमिक जियोग्राफी प्रमोट करते हैं अवेयरनेस, जागरूकता को, जो अपनी आर्थिक गतिविधियों का इन्वायरमेंट पर प्रभाव पड़ रहा है या इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं अवेयरनेस, जागरूकता लाते हैं लोगों में भी, ये करो, इससे ये इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन नहीं होगा। क्या है, पर्यावरण का है जो सतत विकास पर की अवधारणा पर बल देती है, और जो जितनी मात्रा में हमें क्या है आवश्यकता है किसी रिसोर्स की, उसको उतना यूज करो और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए स्टोर करके रखो, क्योंकि उन्हें भी आगे जाकर ताकि कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। इट इनकरेज द रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये किस पर जोर देते हैं, रैशनल यूज ऑफ इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज है अपने नेचुरल रिसोर्सेज, उनका अनुपात में क्या है, नेचुरल रिसोर्स के यूज पर बल देते हैं। हेल्प फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। और ऐसी नीतियों को फॉर्मुलेट करती है जो सतत विकास की अवधारणा पर बल दे, जो बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ पर बल दे और इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करे, जो अपना वातावरण है, इकोलॉजी है, उसको क्या प्रभाव प्रोटेक्ट करे, ऐसी नीतियाँ बनाती है, ठीक है। ये हो गया अपना इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें भी इम्पोर्टेंस है अपनी इकोनॉमिक जियोग्राफी की। हेल्प इन फॉर्मुलेशन
हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक जियोग्राफी के द्वारा पॉलिसीज बनाते हैं कि कौन से एरिया में कौन सी इंडस्ट्री लग रही है, कौन सी इंडस्ट्री के द्वारा कहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम वहाँ पर पॉलिसी बनाते हैं वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पर। गवर्नमेंट यूज इकोनॉमिक जियोग्राफिक नॉलेज टू मेक पॉलिसीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। क्या है, गवर्नमेंट इकोनॉमिक जियोग्राफी को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाती है। वो किससे रिलेटेड हो सकती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकती है, ट्रेड व्यापार से रिलेटेड हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, और पॉपुलेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकती है। सच पॉलिसीज हेल्प इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और ऐसी जो पॉलिसीज है वो किसको हेल्प करती है, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक स्थिरता लाने में हेल्प करती है। लॉन्ग टर्म नेशनल डेवलपमेंट को क्या बनाए रखते हैं, लॉन्ग टर्म नेशनल डेवलपमेंट हो, ऐसी पॉलिसीज बनाने में हेल्प करती है। जो अपने 5 ईयर प्लान्स आते हैं, 5 साल के बाद 5 ईयर प्लान होता है, तो वो क्या है, ये पॉलिसीज़ क्या है, कोई पॉलिसी एग्रीकल्चर के लिए बनाई गई, कोई इंडस्ट्री के लिए बनाई गई, कोई मैन्युफैक्चरिंग या ट्रांसपोर्ट के लिए बनाई गई, ट्रेड के लिए बनाई गई। तो ये पॉलिसीज़ क्या है, इसी को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ठीक है। 11th पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एरिया। रिसर्च एरिया के लिए कैसे इम्पोर्टेंस है, एक रिसर्चर क्या करता है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी की जब स्टडी करता है तो उसे डिफरेंट एरिया के बारे में, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर के बारे में पता चलता है, और उन प्रॉब्लम्स को समझता है, और उन प्रॉब्लम को समझने के बाद उनके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने का प्रयास करता है, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी ए रिसर्चर कैन नो अबाउट वेरियस प्रॉब्लम इन वेरियस फील्ड। एक रिसर्चर वेरियस प्रॉब्लम को स्टडी करता है, वेरियस फील्ड। वो वेरियस फील्ड क्या हो सकते हैं, एग्रीकल्चर का एरिया हो सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का एरिया हो सकता है, और भी कोई एरिया हो सकता है। कोई भी एक्सपर्ट्स है, मान लो कोई एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट है, तो एग्रीकल्चर के फील्ड से रिलेटेड रिसर्च करेगा, और उसे के बीमारियों के बारे में, जो रोग है या किसी अन्य टाइप के बारे में पता चलेगा, तो वो उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने का क्या करेगा, फाइंड आउट करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, ठीक है। इंडस्ट्री से अगर कोई मान लो रिसर्चर है, उसका क्या है, फील्ड है, इंडस्ट्री का एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरियाज के बारे में स्टडी करेगा, रिसर्च करेगा, तो उसे इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि आजकल क्या आ रहा है, नया क्या है। तो उनको ध्यान में रख कर क्या है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे कर कर रिसर्च एरिया में भी इम्पोर्टेंस है। हम अपने रिसर्च एरिया में इकोनॉमिक जियोग्राफी के द्वारा अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड में कैसे इंपॉर्टेंस हो सकती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कोई भी देश की क्या है, बेस होती है, आधार होता है। किसी भी कंट्री का हम क्या है, अगर हमें पता करना है वो कंट्री कौन सी इकोनॉमी में स्टैंड करती है, क्या वह डेवलप्ड है, क्या अंडर डेवलप्ड है, क्या विकासशील है, या कुछ और है, तो ये पता करना है तो हमें उसकी आर्थिक गतिविधियों के बारे में पता होना चाहिए। अगर वह प्राथमिक गतिविधियाँ अभी भी कर रही है तो वह क्या है, अभी भी पिछड़ी हुई है। अगर कोई सेकेंडरी में है और टर्शियरी दोनों मिलकर कर रहा है तो वो क्या है, वो विकासशील है, वो ट्रांजिशन में है, मतलब डेवलप्ड हो सकती है, डेवलपिंग है अभी। और कोई है जो इकोनॉमी थर्ड और फोर्थ हाई टेक की क्या है, वो एक्टिविटी करती है, तो वो क्या है, बड़ी लेवल की डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो हमें क्या है, कोई भी पॉलिटिकल है, पॉलिटिशियन है, अपने क्षेत्र का एनालाइज करके क्या है, किसी भी लेवल पर एनालाइज करता है, स्टडी करता है, तो उससे पता चल जाएगा कि मेरी इकोनॉमी का स्टेटस क्या है, मेरे देश में क्या कंडीशन चल रही है, कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा है, कौन सी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको फाइंड आउट करने का प्रयास करता है। क्या फाइंड आउट करता है, नो अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, उसको डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है, कितने रिसोर्सेज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और नो अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी, किसका पता चलता है कि देश में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, रोजगारी और गरीबी के बारे में पता चलता है। तो वो ऐसी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है जिससे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट घटे और एम्प्लॉयमेंट बढ़े, पॉवर्टी की घटे, ठीक है। नो अबाउट व्हाट इज़ बैरियर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या बैरियर है, ये हमें पता चलता है। तो हम ये क्या है, एक पॉलिटिशियन इन सब के बारे में इकोनॉमिक ज्योग्राफी के आधार पर स्टडी करता है, अपने लोकल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक स्टडी करके जान सकता है कि देश में क्या क्या कहते हैं, संपत्ति का वितरण किस प्रकार है, कितने लोग क्या कहते हैं, पॉवर्टी लाइन से अबू है, अबू पॉवर्टी लाइन है, और कितने पॉवर्टी लाइन से नीचे है, ठीक है, ये पता चल जाता है।
ये पता चलेगा तो हमें क्या है, पॉलिसी मेकिंग होगी। पॉलिसी मेकिंग ऐसी बनाई जाती है जिसके द्वारा क्या है, रीजनल बैलेंस हो और रीजनल इम्बैलेंस को रोका जा सके, रीजनल इक्वलिटी ला सके। ठीक है, तो आज हम इंपॉर्टेंस करेंगे इसकी और कल की वीडियो में रीसेंट ट्रेंड्स के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वरना ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब।